Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. तो बच्चा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 11 और लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी करना है, जिस टॉपिक को आज हमने अंडरस्टैंड करना है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम बेसिकली ये टॉपिक हमारा है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड। लेकिन हम वेक्टर्स की एक और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो मल्टीप्लिकेशन क्या थी, किसी भी वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। और हमने पढ़ा था कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा वेक्टर ही आता है। बस क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, हमने पहले जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, मैंने आपको बोला वो थी स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है। जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वेक्टर ही आता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वेक्टर a है। अब अगर हम इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर 2a हो जाएगा, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर 3a हो जाएगा। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स n टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन वेक्टर वही रहेगा और वो वेक्टर ही रहेगा। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। क्या मैंने बोला, मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। पहले जो मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी वो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर। आज जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ वेक्टर। तो अब हमारा टॉपिक है वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने से पहले तो हमने ये चीज क्लियर करनी है, ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये बात माइंड में बिठा लें कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, मतलब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि वेक्टर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, दूसरे अल्फाज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज पॉसिबल। तो देखें जी, हमारे पास पहले तो हमने ये बात क्लियर करनी थी कि क्या दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था ना कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर ही आता है, ये कंफर्म है। इसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो उसमें आपने याद रखना है कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर स्केलर भी आ सकता है और हमारा आंसर वेक्टर भी आ सकता है। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर जो है वो दोनों तरह के आ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कहा कि आंसर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और आंसर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए स्केलर क्वांटिटी, इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम दो वेक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके दरमियान हम डॉट लगाते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो आप ये बात क्लियर कर लें कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए
मल्टीप्लाई वेक्टर को ही करना है, लेकिन आंसर स्केलर भी, आंसर वेक्टर भी। अब आंसर अगर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर स्केलर क्वांटिटी तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर क्वांटिटी तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब असल में हमारा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, ये है कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो जैसे कि मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बता गया हूं, अब हम वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की फिर डेफिनेशन क्या हुई, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results in a scalar quantity, कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्टेंट है, आंसर है, वो कौन सी क्वांटिटी आए, स्केलर क्वांटिटी आए, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये बात आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो दो वेक्टर हम लिखते हैं उनमें डॉट लगाते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वो कहता है कि ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पे वो कहता है कि इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, कैसे हम लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे चलो ये तो समझ आ गया कि ये एक वेक्टर ए है, ये बी है, और यहाँ पे थीटा क्या है। तो बाजू बात यहाँ पे बच्चे जैसे ही थीटा को देखते हैं तो बच्चे इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि शायद ये वो वाला थीटा है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि थीटा इज द एंगल व्हिच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा ये याद रखना है, वो हमारा और थीटा था, वो था किसी एक वेक्टर का किसी क्वाड्रेंट के अंदर एंगल। तो ये क्या है, ये थीटा है वेक्टर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कि ये एक ऐसा एंगल है जो दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। तो ये बात आपने क्लियर कर लेनी है कि ये वो वाला थीटा नहीं है, ये बल्कि ये क्या है, थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बात आपने क्लियर करनी है कि थीटा क्या है, थीटा एक ऐसा एंगल है जो ए और बी के दरमियान है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फिजिकल इंटरप्रिटेशन, हमारी यहाँ पे एक हेडिंग है फिजिकल इंटरप्रिटेशन, वो क्या होती है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन, अच्छा जी देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम क्या लेते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान लेते हैं। देखें, एक हमारा वेक्टर है ए और एक हमारा वेक्टर है बी। अब इन दोनों के दरमियान एंगल अगर हमारा हो थीटा, तो ये हमारे पास बन जाती है इनकी डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और उनके दरमियान ये एंगल थीटा। अब ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे बनेगी, देखें। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें, अगर ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में आपको ऐसे लग रहा है कि ये हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ए बी और कॉस थीटा। हालांकि ये तीन कंपोनेंट नहीं है, इनको आपने समझना है एज अ टू कंपोनेंट्स। मतलब एक कंपोनेंट ए है
और बाकी ये पूरा बी कॉस थीटा एक कंपोनेंट है। अब वो कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये सपोज करते हैं कि ये एक कंपोनेंट ए है और ये पूरा दूसरा कंपोनेंट है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 कंपोनेंट नहीं है बल्कि 2 हैं, एक ए है और दूसरा पूरे का पूरा बी कॉस थीटा है, तो अब उस सिचुएशन में हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। और ये मैंने आपको बताया था कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 2 वेक्टर्स के दरमियान हमने डॉट लगाया हुआ है इसलिए, और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि इनका आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी आती है इसलिए। अब यहाँ पे ये जो बी है ना, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, मतलब इस बी को हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। अब वो नेम्स क्या हैं ये आप थोड़ा सा क्लियर करें कि बी को हम कह सकते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी। एक इसका नाम यह हो सकता है कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी। इस बी को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, या इसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब इसके ये डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये एक ही चीज है कि ये हमारे पास ये जो बी कॉस थीटा इसके डिफरेंट नेम्स हैं। हम इसको इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी भी बोल सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी भी बोल सकते हैं, इसको कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी बोल सकते हैं, इसको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी बोल सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली होता यूं है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर हम ले रहे हैं ए, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी, तो आपने याद रखना है कि हम जब जो वेक्टर पहले लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड तो पूरा ही लेते हैं, लेकिन जो वेक्टर हम बाद में लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड पूरा नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और बी की करते हैं रेजोल्यूशन। जब हम रेजोल्यूशन करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या होता है कि पहले का मैग्नीट्यूड पूरा लेते हैं और दूसरे का हम सिर्फ वो हिस्सा लेते हैं जो ए की डायरेक्शन में होता है। जैसे अब ये बी कॉस थीटा, ये उसका वो हिस्सा है जो ए की डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने ए को पूरा लिया और बी का वो कंपोनेंट लिया जो ए की डायरेक्शन में है, यानी कि बी कॉस थीटा। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव, क्योंकि वो हिस्सा है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी भी बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी बोलते हैं, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी बोलते हैं। अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। हम प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, ऊपर अगर फॉर एग्जांपल उसकी रोशनी मौजूद है तो वेक्टर का ना यहाँ पे साया बनेगा। अब उस वेक्टर का जो नीचे साया बना है ना, इस साये को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये इसको शैडो को और हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, और ये इक्वल है ए कॉस थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसे बोला ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ये चीज देखें कि जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ा रहा हूं तो आपका प्रोजेक्शन छोटा हो रहा है, और अगर इसको बिल्कुल वर्टिकल कर दो तो प्रोजेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि उस वेक्टर का, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर है ना, उसका ये साया है, मतलब बी कॉस थीटा, उसका प्रोजेक्शन बन रहा है, इसलिए हम इसको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गए उसकी डिटेल। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और वो एग्जांपल है कौन सी, डॉट वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। अब वर्क जो है, हम यहां पर एक जो क्वेश्चन बच्चे रेज करते हैं कि विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर,
कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, या कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर तो आ गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो आंसर आया है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल से बात को क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपका जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब देखें, अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, क्या आपको लगता है कि सारी की सारी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को आगे मूव करवाने में यूज होगी? नहीं, यहाँ पे जब इस तरह से फोर्स लग रही हो तो सारी की सारी फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में यूज नहीं होती। फिर क्या होता है कि हम इस फोर्स के करेंगे रेजोल्यूशन, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे। तो इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे एफ कोस थीटा। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो अब देखें, हमने क्या किया कि हमारे पास इस वक्त जो इफेक्टिव कंपोनेंट है फोर्स का वो कौन सा है? एफ कोस थीटा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी आगे मूव कर रही है, ना तो ये वाली फोर्स उसको मूव करवा रही है, ना तो ये वाली फोर्स। अब आपने याद रखना है कि ऐसी चीज या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव हो या जिसमें एफ कॉस थीटा आ रहा हो, वो आपकी होगी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चे कहते हैं फिर हमें वेक्टर प्रोडक्ट का कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पैनर होता है, आप उस स्पैनर की मदद से किसी भी पेज को खोलते हो। अब देखें, ये आपके पास एक स्पैनर है। अब फॉर एग्जांपल आप इस स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी मूव करती है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। अब अगर मैं इस फोर्स के भी रेजोल्यूशन करूं तो आप देखें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ साइन थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपने फोर्स यूं लगानी है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, यानी इसमें कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है? और वो है एफ साइन थीटा। तो अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपका एफ साइन थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव हो फोर्स का, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव हो तो वो प्रोडक्ट कहलाएगी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अब आई थिंक आप कोई भी चीज देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे हम ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट तो है, और ये किस किस चीज के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क is a dot product between force and displacement। तो वर्क क्या है? वर्क जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसको फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला हमारे पास कुछ यूं बनेगा कि W is equal to F dot D। लेकिन अब एक बात क्लियर कर लें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट तो पूरा आएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या फोर्स हम पूरे लिखेंगे? नहीं, फोर्स हम वो कंपोनेंट लिखेंगे जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। अब फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो है एफ कॉस थीटा। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, W is equal to एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। तो इस तरह से हमने बड़ी डिटेल में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को आज अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब उस लेक्चर के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।